बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आई है। यूक्रेन ने एक दावा किया है कि रशिया अपने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल S-300 को लैंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये दावा कहाँ से सामने आया है? ये यूक्रेन के साउथ में एक सूबा है, उनके गवर्नर ने ये एक दावा किया है और उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम के अंदर ये बताया कि रशिया के पास उसके स्टैंड ऑफ वेपन्स जो हैं, यानी कि मिसाइल्स जो कि दूर रेंज तक मार कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन वो होता है जो कि आप दूर रेंज से जो है वो फायर करते हैं और अपने टारगेट को जाके लगता है और आपका जो टारगेट है उसको आप हिट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो रशिया के स्टैंड ऑफ मिसाइल्स है ना, या जो रशिया के स्टैंड ऑफ वेपन्स है ना, वो अब कम पड़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से रशिया को अब ये अपने S-300 मिसाइल सिस्टम जो है ना वो फायर करने पड़ रहे हैं फॉर लैंड अटैक पर्पसेस। और इन S-300 मिसाइल्स को रशिया जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अपना ये एक टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेज जो है वो उसको यूज किया। अच्छा, इस वक्त अब रशिया जो है ना वो दो किस्म के S-300 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। एक S-300P जो कि 8x8 व्हील चेसी के ऊपर यानी कि एक ट्रक के ऊपर जो है वो रखे जा सकते हैं, जो नॉर्मली आप S-300 देखते हैं। और दूसरा इन S-300 का एक ट्रैक्ड वर्जन है जो कि ट्रैक चेसी के ऊपर जो है वो रख के इस्तेमाल किया जाता है। उसको बोला जाता है S-300V। ये टैंक्स की तरह के ये जो ट्रैक चेसीज होते हैं उनकी तरह के ऊपर जो है ना वो ये रख के इस्तेमाल करते हैं। ये जो S-300V किस्म के मिसाइल सिस्टम है ना, इनको आप कह सकते हैं कि ये इम्प्रूव्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज भी रखते हैं। ये यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये वैरायटी ऑफ मिसाइल्स जो है ना वो फायर कर सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम जो है इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल आप रख के तो फायर कर सकते हैं। अब वो जो सदर्न यूक्रेन के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि रशिया ने हमारे ऊपर 12 S-300 मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं और लैंड अटैक रोल के अंदर उनको फायर किया गया। वो किसी हवाई जहाज के ऊपर नहीं फायर किए गए बल्कि वो लैंड टारगेट्स के ऊपर फायर किए गए हैं। अब उन्होंने एक और बात की है, अभी उनका क्लेम है, उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर रशिया ने जो है वो GPS गाइडेंस सिस्टम फिट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है। असल बात अब ये है कि क्या ये S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो लैंड टारगेट्स को निशाना बना सकता है? ये बात पहले वेस्टर्न सोर्सेज से जो है ना वो नकल की गई है और वेस्टर्न सोर्सेज ने इस बात को बताया है कि S-300 मिसाइल सिस्टम जब बनाया गया था तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई थी कि वो लैंड टारगेट्स को भी निशाना बना सके। 2011 के अंदर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। 2011 के अंदर इस वेबसाइट ने बताया था कि बेलारूस की जो आर्मी है उसने ये टेस्ट किए थे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के, और इन टेस्ट के अंदर उन्होंने ग्राउंड टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया था इन S-300 मिसाइल सिस्टम से। और इस वेबसाइट के मुताबिक इस S-300 मिसाइल सिस्टम की ये जो लैंड टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत है ये 1979 के अंदर डेवलपर्स ने इसके अंदर रखी थी। और फिर जब इस S-300 सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया, इसकी जो अपग्रेडेशन की गई, इसकी मॉडिफिकेशन की गई, तो उन मॉडिफिकेशंस के अंदर इस लैंड अटैक सिस्टम को जो है ना वो बेहतर भी बनाया गया था। बेलारूस जो है वो ये S-300PS सिस्टम इस्तेमाल करता है और ये सिस्टम जो है ये 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसी वेबसाइट के मुताबिक ये जो S-300 सिस्टम बेलारूस इस्तेमाल कर रहा है ये ग्राउंड टारगेट्स को तकरीबन 75 मील यानी कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक जो है ना वो निशाना बना सकता है। और ये जो 150 किलोमीटर की लिमिटेशन है ये उस S-300 सिस्टम के प्रोपल्जन सिस्टम की वजह से नहीं है बल्कि उसके गाइडेंस सिस्टम की वजह से है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब इस S-300 सिस्टम को 150 किलोमीटर दूर से किसी लैंड टारगेट के ऊपर फायर किया जाता है तो उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर फ्यूल उस वक्त भी होता है, लेकिन 150 किलोमीटर के आगे इस S-300 सिस्टम का जो गाइडेंस सिस्टम है ना वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता और 150 किलोमीटर के आगे वो टारगेट को जो है ना वो सही तरीके से निशाना नहीं बनाता। ये जो S-300 मिसाइल सिस्टम है ये इनिशियल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है और टर्मिनल फेज के लिए इसको रेडियो लिंक के जरिए से अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस इसके अंदर सेमी एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम भी मौजूद है। और ये पहला मिसाइल सिस्टम नहीं है जो कि डुअल पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता हो। इससे पहले अमेरिका का एक RIM-8 टेलोस मिसाइल सिस्टम है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था। उसको अमेरिका भी जो है वो लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल करता था, यानी कि उस मिसाइल सिस्टम के अंदर ये प्रोविजन थी कि अमेरिका उसको लैंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सके। ये बेसिकली अमेरिकन नेवी के लिए जो था वो इस्तेमाल होता था। अमेरिकन नेवी इस RIM-8 टेलोस मिसाइल को जो है वो इस्तेमाल करती थी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इस टेलोस मिसाइल सिस्टम को जब लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो इसके ऊपर अमेरिकन नेवी जो थी वो न्यूक्लियर वॉरहेड रख के तो इसको इस्तेमाल कर सकती थी, यानी कि इसको एक सेकेंडरी स्ट्राइक के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था। अच्छा, अब अगर
आप इस S-300 मिसाइल सिस्टम को देखें, अगर इसको आप लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल करें तो इसको रोकना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फिर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे जो है वो फायर किया जाता है, तो इसका जो पाथ होता है वो भी बैलिस्टिक होता है। आप इसके पाथ को ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो हिट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि रशियन इस S-300 सिस्टम को लैंड अटैक्स के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है ना, बेलारूस वाली 2011 वाली, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये इतने ज़्यादा महंगे राउंड्स होते थे कि बेलारूस की मिलिट्री को इजाज़त नहीं थी कि वो इन मिसाइल्स को जो है वो लैंड अटैक्स के लिए या ग्राउंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब रशिया क्यों इन मिसाइल्स को जो है वो लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा है? उसका एक सिंपल सा आंसर है कि रशिया के पास इस वक्त S-400 मिसाइल सिस्टम आ गया है सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पे। तो रशिया के पास ये जो पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम्स पड़े हुए हैं, रशिया उनको अब लैंड अटैक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। उनका कोई ना कोई तो मसरफ रशिया ने निकालना है, रशिया उनको जो है अब वो लैंड अटैक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और रशिया नहीं चाह रहा होगा कि रशिया अपने क्रूज मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर मार के जाया करे। जब ये S-300 मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको उन्होंने अब वैसे ही खत्म करना है, तो क्यों ना इनको यूक्रेन के ऊपर मार के ही खत्म किया जाए। फिर ये भी बताया जाता है कि 2011 के अंदर ही रशियन एयरफोर्स ने कुछ मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर एक एक्सरसाइज के अंदर इन S-300 मिसाइल सिस्टम को जो है वो फायर किया था और उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। दूसरी एक रीजन इन S-300 मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने की ये भी हो सकती है कि पेंटागन की तरफ से काफी ज्यादा इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया जो है उनके अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं जो उन्होंने जंग के स्टार्ट के अंदर यूक्रेन पे मारे थे, अब उनका जो नंबर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये जो अपने क्रूज मिसाइल्स मारे थे, ये बॉम्बर्स के जरिए से फायर किए थे, सरफेस वॉरशिप्स के जरिए से फायर किए थे, सबमरीन से फायर किए थे, ग्राउंड लॉन्चर्स के जरिए से फायर किए थे। तो तमाम जितनी भी डोमेन्स होती है ना, ये क्रूज मिसाइल्स उन तमाम से जो है वो फायर किए गए थे। और अब रशिया नहीं चाहता कि ये सारे के सारे वो अपने इस यूक्रेन के ऊपर ही चला दे। कल को उसको अगर नेटो की दूसरी कंट्रीज के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है, तो उसको अपना ये जो स्टॉक पाइल है इसको नेटो के लिए भी रखना चाहिए। तो कल को अगर रशिया का नेटो के साथ कोई मसला हो जाता है और नेटो के साथ उसकी झड़प हो जाती है, तो उस सूरत में रशिया को ये जो उसके लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से रशिया ने अपने ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करना कम कर दिया है और उनकी जगह पे ये S-300 मिसाइल सिस्टम जो है उनको लैंड टारगेट्स के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसा टारगेट है जिसको रशिया ने हिट करना है और उसकी आर्टिलरी जो है उसको इतनी दूर हिट नहीं कर सकती, वो रशियन आर्टिलरी की रेंज से जो थोड़ा सा बाहर है, तो उस सूरत में रशिया या तो उसके ऊपर ये क्रूज मिसाइल जो है वो मारे, बॉम्बर्स के जरिए से क्रूज मिसाइल फायर करे, किसी नेवल वॉरशिप के जरिए से क्रूज मिसाइल फायर करे, सबमरीन के जरिए से करे या लैंड लॉन्चर के जरिए से करे, या फिर रशिया जो है इन पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करे जो कि एक किस्म के ऑलमोस्ट ये बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरा एक और बड़ा रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब से ये जंग लगी है यूक्रेन की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर एम्बार्गोज लगा दिए हैं। खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं इनकी सप्लाई रशिया को जो है वो रोक दी गई है, खास तौर पे ताइवान से, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप एंड चिप्स जो है वो बनाता है और ये चिप्स जो है बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स के अंदर लगती हैं। तो रशिया को इन चिप्स की जो सप्लाई है वो रोक दी गई है। अब रशिया जो है वो खुद से भी ये चिप्स बनाता है, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखें, आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। तो इस वजह से भी ये रशिया जो है अपने महंगे महंगे ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको नहीं इस वक्त वेस्ट करना चाहता, उनकी जगह पे ये पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। फिर रशिया के पास इस वक्त ये जो है ये इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, रशिया उनको भी जो है वो सेफ रखना चाहता है, उनकी भी तादाद जो है वो कम पड़ती जा रही होगी कि कल को अगर उसकी नेटो से जो है वो लड़ाई हो जाती है, तो नेटो का इत्तेहाद तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, रशिया को तमाम की तमाम कंट्रीज से जो है वो लड़ना पड़ेगा। खैर उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि रशिया मजबूर होकर कोई बड़ा स्टेप भी ले सकता है, और अगर रशिया की नेटो के साथ जंग हो जाती है तो वो फिर आलमी जंग ही लगेगी, वो सिर्फ यूरोप के हद तक नहीं रहेगी। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये उस एक बयान के ऊपर है जो कि वो सदन यूक्रेन के एक गवर्नर ने दिया। रशिया ने इस बात को जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो लैंड अटैक्स के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी जो बात है ये उस एक पॉलिटिशियन के बयान के ऊपर है। उसने कहा है जी कि रशिया जो है इन S-300 मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में ग्राउंड अटैक्स के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Дивизион к бою, включаю полную мощность. Есть 57-я. 57-ю на точное сопровождение. 57-я на точном
сопровождение. Есть цель 9. 9 на точное сопровождение. Есть цель 8. 9 уничтожить. Сегодня пусть по первому. Есть цель 14. 14 на точное сопровождение. 11 57-ю уничтожил. Дальность 116, высота 7, расход 2.